नवा आता है, मजदूरों की भौतिक त्रासदी बढ़ जाएगी और इस तरह उत्पादन व्यवस्था से उनका अलगाव बढ़ेगा। कार्ल मार्क्स ने अपनी एक अवधारणा दी थी अलगाव की। इसके अंतर्गत लिखा था उन्होंने कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी गतिविधियों का नियंत्रण भी पूंजीपति को दे देता है, यानी मालिक को दे देता है। अपने काम को अपना काम नहीं समझता। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से अक्षम होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अंत में मानसिक रूप से भी अक्षम होता चला जाता है। उसका मनोबल टूट जाता है और जिस वस्तु का वो उत्पादन करता है उससे वो अपने आप को अपनत्व नहीं रखता है, क्योंकि उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। उसका अलगाव बढ़ता जाता है। उत्पादित वस्तुओं से अलगाव, उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव और उस अपने काम से अलगाव। जब वह कारखाने में काम करता है तो उसका काम दूसरे व्यक्ति की संपत्ति बन जाते हैं। वह पूर्ण तत्परता से उत्पादन का कार्य करता है, और लेकिन उस अतिरिक्त उत्पादन का मालिक उसका नियोजक हो जाता है। यानी जो उत्पादन वो करता है, जो अति उत्पादन करता है पूर्ण तत्परता से जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उस वस्तु पर भी उसका अधिकार ना हो करके मालिक का अधिकार हो जाता है, और उसको बेचने का, खरीदने का, उसका मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी पूंजीपति का होता है। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वो देखते देखते उसका मनोबल टूटता है और वह उत्पादित वस्तुओं से भी अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मार्क्स ने इस संदर्भ में यही कहा है कि उसकी भौतिक त्रासदी बढ़ जाएगी और उत्पादन व्यवस्था से उसका अलगाव भी बढ़ जाएगा। भौतिक त्रासदी का मतलब है उनकी काम की अनुकूल दशाएं ना हो, काम के घंटे बहुत अधिक होना, शोषण की अति होना, जो पारिश्रमिक मिलता है वो बहुत कम होता है, और जीवन समाप्ति का सदैव खतरा रहता है। गंदी बस्ती में रहना, बच्चों के पालन पोषण शिक्षण का कोई व्यवस्था ना होना, बढ़ती महंगाई में उनकी सामान्य जीवन स्तर अव्यवस्थित हो जाना, ये सब भौतिक त्रासदी में शामिल होते हैं। अगला है मजदूरी करने वाला वर्ग क्लास इन इट सेल्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मार्क्स की अवधारणा है क्लास इन इट सेल्फ। जो क्लास इन इट सेल्फ यानी स्वयं में वर्ग, जो वर्ग दूसरों से अपने आप को पृथक समझता है और अपनी अलग पहचान निर्धारित करता है, उसका काम करने की दशाएं एक सी होती हैं, और वो सभी उस वर्ग के लोग जो हैं शोषण और अलगाव के शिकार होते हैं, तो वो अपने आप को अपने समान अन्य व्यक्तियों को एक साथ क्लास इन इट सेल्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लास इन इट सेल्फ वर्ग नहीं है, यह सामान्य वर्ग का एक अपवाद है। प्रारंभिक अवस्था में क्लास इन इटसेल्फ के सदस्य केवल अपने हितों की ही चिंता करते हैं। उनका संगठन भी केवल अपने हितों के लिए होता है। आगे चलकर यह वर्ग अपने समान काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाता है। तब यह एक सामान्य वर्ग बनता है, और वर्ग बनने की प्रक्रिया में एक प्राथमिक कदम होता है। सर्वहारा वर्ग की चेतना भी इसी सामान्य नियम का अनुपालन करती है कि इतिहास के जिस मोड़ पर आदमी होता है, मोड़ ही उसके विचारों को निर्धारित करता है। जिस वर्ग में व्यक्ति होता है, वह वर्ग ही उसके विचार और विचारधारा को निर्धारित करता है। यानी जिस वर्ग से वह संबंधित होता है, उसी वर्ग के नियम, कायदे, कानून के अनुसार वो चलता है और उस वर्ग की विचारधारा का ही अनुसरण करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल की जो विचारधारा होती है, वही उस समय की मुख्य विचारधारा बन जाती है। जब तक मजदूरी करने वाले मजदूरों का स्थिति ये होती है, जब तक उनमें चेतना नहीं आती है स्वयं अंतर्राष्ट्रीय वर्ग और क्रांति करने की, तब तक उनकी विचारधारा का कोई मूल्य नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर, क्लास इन इटसेल्फ की प्रक्रिया के अंतर्गत, मजदूर अपनी स्थानीय पहचान को भूलकर वैश्विक एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाएंगे, जो सभी मजदूरों की एक सी पहचान होगी। अगला है क्रांति। जब काम की दशाएं सामान्य और क्रांति की अभिलाषा में गठजोड़ हो जाता है, तो क्रांति होने का अवसर आता है। मतलब काम की दशा और क्रांति की इच्छा में बराबर उतार चढ़ाव होता है। कभी काम की दशाएं सुधर जाती हैं, कभी क्रांति की इच्छा जो है, क्रांति का जो शुरुआत है, क्रांति के जो करने का जो तरीका है,
उसका जो नियम निर्धारित करें वो मंद पड़ जाते हैं। जब काम की सामान्य दशाओं और क्रांति करने की अभिलाषा में गठजोड़ हो जाता है तब क्रांति होती है, यानी दोनों सामान्य हो जाते हैं। अब काम की दशाएं किसकी? यहाँ मजदूरों के संदर्भ पे यह बात कही गई है। अगला है पूंजीवादी व्यवस्था में एक वर्ग की अनिवार्यता है कि उसका काम कोई दूसरा वर्ग नहीं करेगा, और यही अनिवार्यता राजनीतिक सत्ता को जन्म देती है। यानी पूंजीपति शासन उत्पादन के साधनों का मालिक हर तरीके से अल्पसंख्यक सर्वोपरि वर्ग है पूंजीवादी व्यवस्था में, और सर्वहारा केवल अपनी मजदूरी का मालिक, और मजदूरी के अलावा वो कुछ नहीं करेगा। मार्क्स का मानना है कि सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग का, लेकिन अंत में जब क्रांति होगी तब सर्वहारा वर्ग को यह निर्धारित करना पड़ेगा कि वह जिन कार्यों को करता है वह भी आवश्यक हैं और उन्हें कोई दूसरा नहीं करता। मतलब अपने काम की पहचान और मूल्य निर्धारित करना होगा क्रांति के माध्यम से, जिससे धीरे धीरे संगठित सर्वहारा वर्ग संगठित और वर्ग होकर बुर्जुआ वर्ग का स्थान लेगा। जब क्रांति के अवसर आएंगे तब इस तर्क के आधार पर पूंजीवाद की जगह समाजवाद आएगा अंत में, और जहाँ राज्य पूंजीपति वर्ग शोषण की जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब खत्म होंगी। अगला है किसी भी वर्ग समाज में राज्य निश्चित रूप से सर्वहारा को अपीड़न देता है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि राज्य नामक संस्था जो है, यानी राजनीति के स्तर पर जो भी सरकार है, राज्य है, विभिन्न सरकार के विभिन्न अंग हैं, ये सब मजदूरों के शोषण के लिए हैं। ये संस्थाएं देश या राज्य को संचालित करने का कोई विशेष योगदान नहीं देती, ये शोषण की परिचायक, इसलिए राज्य नाम की संस्था सर्वहारा के विरुद्ध और इसकी समाप्ति होनी चाहिए। और इसके बाद आता है पूंजीवाद का विकास औद्योगिक क्रांति से आरंभ हुआ और अंत मजदूरों की क्रांति से होगा। तो निश्चित है कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्रत्येक व्यवस्था में उसके अपवाद होते हैं और अपवाद ही क्रांति को जन्म देते हैं, व्यवस्था परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसी प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था भी शोषण और असमानता की चरम स्थिति आ जाएगी तो मजदूर वर्ग संगठित होकर पूंजीवादी और पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करेगा, और क्रांति के इस परिणाम स्वरूप जो है समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना होगी, और वो ऐसा समाज होगा जहाँ कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, किसी भी संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक नहीं होगा, सभी को उसकी क्षमता और कार्य योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। कहने का मतलब है कि पूंजीवाद का विकास जो हुआ था औद्योगिक क्रांति से हुआ था, और अंत जो होगा मजदूरों की क्रांति से होगा, यानी मजदूरों का समाज की स्थापना होगी। अगला है पूंजीवाद के बाद का समाज संक्रमण काल से गुजरेगा, मजदूरों का अधिनायकवाद होगा और इसके बाद साम्यवाद की स्थापना। यानी पूंजीवाद के तुरंत बाद समाजवाद आएगा, लेकिन साम्यवाद नहीं आ पाएगा। साम्यवाद से पहले एक संक्रमण काल की स्थिति आएगी। पूंजीवादी व्यवस्था की क्षतिग्रस्त स्थिति को संभालने के लिए एक संक्रमण काल के इस दौर में सर्वहारा का अधिनायकत्व हो गया, यानी कुछ मजदूर वर्ग का कुछ जो संघ होगा उसका जो अध्यक्ष होगा, कुछ समय के लिए वो शासन व सत्ता और उन समस्त साधनों पर वो उसका अधिकार होगा, और उसके आधार पर ही प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों का अधिकार होगा। जब व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित और स्थिर हो जाएगी उसके बाद ये अधिकार भी समाप्त हो जाएगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। अगला है, ये ठीक है कि आदमी अपना इतिहास बनाता है, लेकिन आर्थिक आधार से देखें तो आदमी कुछ भी करे उसके इतिहास की दिशा पूर्व निश्चित है, और इतिहास का परिवेश आर्थिक कारकों से बना है। यानी इस पूरी व्यवस्था, ये जो पूरी लाइन है, इसके अंतर्गत उन्होंने आर्थिक कारकों पर जोर दिया है कि इतिहास से लेके आगे भविष्य काल तक जितने भी व्यवस्थाएं आएंगी, जितने भी समाज होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धर्म, इन सब का आधार अर्थव्यवस्था होगी। और आज हम ये देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था से संचालित हो रही है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के दौरान जैसे कि तथ्य सामने आते हैं आप लोगों के कि चीन की तरफ से फैलाया गया, चाइना ने पूंजीवादी व्यवस्था यानी सीधे सीधे अमेरिका की व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कोविड-19 का प्रसार किया था, ये वायरस बनाया था, ऐसा न्यूज़ भी सुनने में आया। अगर ये बात सही है तो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर वार है, एक देश का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर वार, जिससे अर्थव्यवस्था ख़त्म होगी तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास का परिवेश आर्थिक कारकों से बना है,
आदमी अपना इतिहास बनाता है, लेकिन आर्थिक आधार से जुड़े आदमी का कोई रोल नहीं है, अर्थव्यवस्था उसको बनाती है। अगला है सामाजिक संरचना को आर्थिक आधार निश्चित करते हैं और इसके अनुसार इतिहास की दिशा निर्धारित होती है। तो कुल मिलाकर अंत में मार्क्स के अनुसार सभी सामाजिक संस्था और विचारधाराओं में जो संघर्ष है उसका मूल है आर्थिक बदलाव। पूंजीवादी व्यवस्था में प्रारंभ स्तर पर मजदूर संगठित नहीं थे, लेकिन समय और परिस्थितियां बदलने के साथ साथ मजदूर वर्ग ने अपनी पहचान को समझा, संगठित हुए और क्रांति का बिगुल बजाया। संगठित होंगे और क्रांति का बिगुल बजेगा, और यह संगठन क्रांति का सूत्रधार है। इस क्रांति के बाद एक कार्ल मार्क्स की एक कल्पना थी कि एक ऐसा आदर्शवादी समाज विकसित होगा जो साम्यवादी समाज विकसित होगा पूंजीवादी व्यवस्था के बाद, कि नवीन समाज का उद्भव हो जो वर्गहीन, राज्यहीन और साम्यवादी होगा।